हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक एपिलेप्सी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को ब्रीफ में समझते हैं। एपिलेप्सी इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर और डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सीजर में भी जनरलाइज, पार्शियल और अनक्लासिफाइड। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की, यानी एपिलेप्सी होने के मेजर कॉज या कारण कौन कौन से हैं। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, यानी कि एक ऐसा डिजॉर्डर है जहाँ पे न्यूरॉन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होगी। चाहे तो वहाँ पे नर्व फायरिंग ज़्यादा होगा या उससे कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होगी जो इनडायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम के नर्व के डिस्चार्ज को इफेक्ट करेगा। मेन रीज़न इज़ ड्यू टू सडन एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स। ये जो कारण है एपिलेप्सी का वो है सडन एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स की वजह से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो जब कभी भी कोई नॉर्मल करंट फ्लो होता है तो बल्ब हो चाहे CFL हो चाहे LED हो, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में जल रहे होते हैं। अगर आपको पीले बल्ब याद होंगे जो कि पहले टंगस्टन के फिलामेंट में वगैरह में आते थे, तो कम वोल्टेज पे उनकी एक फिलामेंट ही जलती थी। नॉर्मल वोल्ट पे वो अच्छा इल्यूमिनेट करते थे। लेकिन कभी कभी जब अचानक से सडनली वोल्टेज ज़्यादा आ जाता था तो वो फूट जाते थे या फ्यूज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अचानक से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, वोल्टेज हाई हुआ, इसीलिए वहाँ पर जो पर्टिकुलर बल्ब वो डिफ्यूज़ हो गया, ब्लास्ट हो गया। ऐसे ही फ्रेंड, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नर्व इम्पल्स मूव करते रहते हैं। अल्टीमेटली किसी भी पार्ट से अगर आपका हाथ में चोट लगी है तो आपके हाथ से नर्व इम्पल्स मूव करते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचता है। वो सेंसरी नर्व इम्पल्स होते हैं जो मैसेज को लेकर आते हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कुछ भी रीजन से ड्यू टू सम एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम एनी एबनॉर्मलिटी और ड्यू टू एक्यूमुलेशन दैट पर्टिकुलर नर्व डिस्चार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ट्यूमर या कोई ट्रॉमा, तो ये सडन और एक्सेसिव फॉर्म में नर्व को डिस्चार्ज करते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर फॉर्म में अचानक से उसका इम्पल्स पड़ेगा वहाँ पे उसे जुड़ी हुई एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी और पर्टिकुलरली पार्ट में वहाँ पे डैमेज हो सकता है। ये उससे जुड़े हुए पार्ट के फंक्शन आपको एबनॉर्मल तरीके से देखने को मिल सकते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन यानी APHE के अंदर ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा, ब्रेन के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको मालूम है कि ह्यूमन ब्रेन हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। फर्दर हेमिस्फीयर के डिफरेंट लोब्स होते हैं जो कि अपने अपने रेस्पेक्टिव टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल अलग अलग लोब होते हैं। और आपने ये भी देखा है कि हर एक लोब का अपना एक रेस्पेक्टिव फंक्शन होता है जो एक या एक से अधिक बॉडी के फिजियोलॉजिकल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बल्ब वाले एग्जांपल में देखा होगा कि किसी भी रीजन से, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन हो, अगर नर्व का डिस्चार्ज एक्सेसिव सडन होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में मीन्स उस पर्टिकुलर लोब का जो काम होगा वो लोब का काम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। आपने अपने आसपास कई बार लोगों को देखा होगा जिसे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। एपिलेप्सी को जनरली हम मार्क करते हैं मिर्गी का, और सीजर जो कहलाता है वो कहलाता है मिर्गी का झटके। तो अगर आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिर्गी के झटके की वजह से गिर जाता है, कई सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। जनरली सिम्टम जो होते हैं एपिलेप्सी के या मिर्गी के, वो यह कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसको मिर्गी है वो मूव करते करते गिर जाता है, क्योंकि उसके स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होने की वजह से वहीं पे वो कोलैप्स हो जाता है। उसके गिरने के बाद उसके मुंह में जो ओरल कैविटी है, दांत है, वो अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। दांतों का मूवमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। कभी कभी उसके मुंह से झाग आने लगता है, उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, खिंच जाती है, और कभी कभी वो आंखें खोल के आँखों को बड़ा करके अपने आसपास को इस तरह से देखने लगता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, सिम्टम हैं जिसको हम और आप अपने डेली लाइफ में किसी न किसी को देखते हैं। सिम्टम जो है वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे कि कौन से ब्रेन में
किस पार्ट में कौन से तरीके का एपिलेप्सिक अटैक आया है, और उससे जुड़े हुए पार्ट में हमको उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटर कॉर्टेक्स पे उसका क्या असर पड़ता है या क्या असर देखने को मिलेगा। तो मोटर कॉर्टेक्स पे एपिलेप्सी का अटैक आएगा, सडन इम्पल्स एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा तो वो एबनॉर्मल मूवमेंट कॉज करेगा। यही रीज़न है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन मूव कर रहा होता है नेचुरली और उसको एपिलेप्टिक अटैक आता है, और वो अगर एपिलेप्सी उसके मोटर नर्व पे या मोटर कॉर्टेक्स पे अफेक्ट करती है तो उसका मूवमेंट लड़खड़ाने लगता है, वो अपना बैलेंस बिगड़ने लगता है, और मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से वहाँ पे वो गिर जाता है। तो ये हो गया मोटर कॉर्टेक्स के प्रॉपर फंक्शन ना हो पाने की वजह से। अब बात करते हैं ऑसिपिटल लोब की। ऑसिपिटल लोब मतलब ऐसा लोब जिसके फंक्शन को अगर हम अफेक्ट करते हैं तो विजुअल, ऑडिटरी और हेलुसिनेशन इफेक्ट मिलेगा। मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन देख नहीं पाएगा, प्रॉपरली सुन नहीं पाएगा, और वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा कि वो कौन सा कंडीशन में है। फ्रंटल लोब की बात करें तो अगर एपिलेप्सी का अटैक उसके फ्रंटल लोब पे आता है तो फ्रंटल लोब के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जैसे कि वो ना कुछ थिंक कर पाएगा ना कुछ सोच पाएगा। उसके बाद अगर हम टेम्पोरल की बात करें तो अगर टेम्पोरल लोब के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो उसके जगह वो थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वो सब कुछ भूल जाएगा। पैराइटल लोब की बात करें तो पैराइटल पे एपिलेप्टिक इफेक्ट होने की वजह से वो पर्सन का परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग का सेंस गायब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के उनके साइट ऑफ ओरिजिन या उनके स्प्रेडिंग एबिलिटी के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है इनटू टू मेन कैटेगरी। फर्स्ट है पार्शियल और दूसरा है जनरलाइज एपिलेप्सी। फर्स्ट है पार्शियल और दूसरा है जनरलाइज एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी की बात करें तो ओनली अ पोर्शन ऑफ ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन वन लोब ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इफेक्ट। इस केस में ब्रेन का एक लोब इफेक्ट होगा या तो एक हेमिस्फीयर इफेक्ट होगा। जनरलाइज एपिलेप्सी की बात करें तो बिगिन लोकली एंड स्प्रेड एबनॉर्मल इम्पल्स टू द बोथ हेमिस्फीयर। एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइज एपिलेप्सी, तो पहला एग्जाम्पल है टोनिक क्लोनिक या इसी को ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। टोनिक मतलब होता है कंटिन्यूस कंट्रैक्शन और क्लोनिक मतलब होता है रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगला जो है एब्सेंस एपिलेप्सी या इसी को बोलते हैं पेटिट माल एपिलेप्सी। ये बेसिकली चिल्ड्रन में होता है 3 से 5 साल के बच्चे को। एटोनिक एपिलेप्सी, इसमें आप देखेंगे शॉर्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी मतलब ऐसा एपिलेप्सी जिसमें मसल का कंट्रैक्शन होगा फॉर सेवरल टाइम्स, कई बार मसल का कंट्रैक्शन होगा, रुक के कंट्रैक्शन होगा। और आखिरी है इन्फेंटाइल एपिलेप्सी जो सिर्फ इन्फेंट में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग का। तो पहला है बार्बिचुरेट, फिर डिऑक्सी बार्बिचुरेट, हाइडेंटोइन, इम्यूनोस्टिल्बिन, सक्सिनिमाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडाइजेपाइन, साइक्लिक गावा एनालॉग, फिनाइल ट्रायाजिन, लास्ट है न्यूअर ड्रग। ये है एंटीएपिलेप्टिक्स ड्रग। इनको याद करने के लिए एक देसी निमोनिक बता देता हूँ जिससे आप इजीली याद कर पाएंगे। ओके, सो निमोनिक है BD BIDI BD HISAB साप, CE से PINA बीड़ी हिसाब से पीना। ओके, B फॉर बार्बिचुरेट, उसमें फिनोबार्बिटोन, D फॉर डीऑक्सी बार्बिचुरेट, उसमें प्राइमिडोन, H फॉर हाइडेंटोइन, उसमें फेनिटोइन, I फॉर इम्यूनोस्टिल्बिन, उसमें कार्बाजेपिन, ऑक्स कार्बाजेपिन, C फॉर सक्सिनिमाइड, उसमें इथोसक्सिमाइड। एंड नेक्स्ट इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, A फॉर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट B फॉर बेंजोडाइजेपेन, उसमें लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, डायजेपाम। इसको हम LCD-TB से याद करते हैं। L फॉर लोराजेपाम, C फॉर क्लोनाजेपाम, D फॉर डायजेपाम। नेक्स्ट है साइक्लिक गाबा एनालॉग, C फॉर साइक्लिक गाबा एनालॉग, उसमें गाबापेंटीन। नेक्स्ट है पीना, P फॉर फेनाइल ट्रायाजिन, इसमें लेमोट्रायाजिन है। नेक्स्ट है कैपिटल N में न्यूअर ड्रग, N फॉर न्यूअर ड्रग, उसमें विगाबेट्रिन, टोपिरामेट, डिगाबाइन। ठीक है, ये है शॉर्ट निमोनिक से इसको याद करने का तरीका।
बीड़ी हिसाब से पीना। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।